विलेय है, जबकि जबकि एनिलीन जबकि एनिलीन जबकि एनिलीन अविलेय है। एनिलीन माने एथिलेमिन जल में विलेय है, जबकि एनिलीन अविलेय है। क्यों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आ भी गए हुए हैं। कब आ रही है? 2021। तो देखा, मैं हमेशा बात करता हूं, हमेशा बोलता हूं भी, जब भी ना विलेय और अविलेय वाला बात आई, विलेय मतलब होते घुल जाना, अविलेय मतलब होते ना घुलना, है ना। कहने का मतलब एथिलेमिन जल में घुल जाते, जबकि एनिलीन जल में नहीं घुला है, वही बताना है। तो जब भी विलेय और अविलेय की बात आती है, हमेशा बोलता भी मैं कि जब भी विलेय और अविलेय की बात है, मतलब आंसर हमेशा कार्य करी बताओ। अच्छा, हाइड्रोजन बन, बहुत बढ़िया। हमेशा का आंसर कार्य करी हाइड्रोजन बन, और क्वेश्चन में ही आंसर ही ध्यान रखिए, जब भी विलेय और अविलेय की बात है तो आंसर हमेशा कार्य करी, हमेशा का आंसर है करी हाइड्रोजन बन। नहीं तो आंसर ना मानसी बताई सुना, तो मानसी की फेवरेट कलर लिखे हुए ब्लू कलर, ठीक। हाँ, तो हमेशा का आंसर क्या रही भाई, जिन आंसर बने ऊपर फेवरेट कलर चली ना। तो आंसर हमेशा क्या रही हाइड्रोजन बन, आंसर हमेशा क्या रही हाइड्रोजन बन। अभी बताओ, अब ये भी बता रहे तो बोलना कि जेमा हाइड्रोजन बन पाए दी, जेमा हाइड्रोजन बन पाए दी और जल बका रही विले रही, जेमा नहीं बने जल नहीं पाए दी और अविले रही। अब बताओ हाइड्रोजन बन कौन बनाई, जब पानी के साथ हाइड्रोजन बन बनाई, जल के साथ वो विले रही, अजय नहीं बनाते ना अविले रहेगा। तो विले का अलग क्या है? एथिलेमिन। देखकर मतलब क्या हुई, एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाते, ठीक है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाए। तो बना लेंगे एथिलेमिन जल में विलय होते, जबकि एनिलीन का होते अविलय। कहानी समझ में इसकी नहीं, जब जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाते का होते विलय, और जब जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बना का होते अविलय। तो विलय अविलय वाला मैं एक क्वेश्चन पर बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आई विलय अविलय कहीं तो क्वेश्चन है आंसर नहीं, जब विलय कहीं वो सीधा बोलता है कि जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाते हैं, जब अविलय कहीं वो सीधा क्या बोलता है कि जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है। कहानी समझ में इसकी नहीं है ना। तो आंसर क्या बनी, आंसर क्या बनी कि एथिलेमिन जल के साथ, एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाता है, एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है। ठीक है, एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाता है, एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है। अतः प्रश्न उतार ले, अतः एनिलीन जल में विलय है, अतः एथिलेमिन जल में विलय है, जबकि एनिलीन अविलय है। नहीं समझ में इसका बनी नहीं बनी? तो मेरा आंसर क्या बन सकता, हाइड्रोजन बन। नोट कर लो चला, नोट कर लो। एथिलेमिन जल के साथ हाइड्रोजन बन बनाता है, 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 जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है, जबकि एनिलीन जल के साथ हाइड्रोजन बन नहीं बनाता है। अतः प्रश्न उतार ले, मतलब प्रश्न लिख देना है, अतः एथिलेमिन जल में विलय है, जबकि एनिलीन अविलय है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लिखा, एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा, एथिलेमीन 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 अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। क्यों? एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? क्वेश्चन लिखा, एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो एक आंसर बता सकते तुम ना, एक आंसर आसानी से बता सकते, तुमने नीचे पढ़ा थे। एथिलेमीन मतलब सीधा सीधा प्राथमिक एमीन समझा। एथिलेमीन के सूत्र का हुई, एथिलेमीन के सूत्र C2H5NH2 एथिलेमीन के सूत्र है, और कहीं ना कहीं वो प्राथमिक एमीन भी है। कब के आर नहीं जुड़ेगा, RnH2 प्राथमिक एमीन के संकेत, अमोनिया के सूत्र का होते हैं NH3। तो सिंपल समझ में आ गई सही नॉर्मली कि भाई एथिलेमीन हवा है C2H5 और NH2। तो एथिलेमीन मतलब हाइड्रोकार्बन ना, एथिल मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कहा पाए जाते, एल्किल समूह कहा पाए जाते, प्लसाइक्लिनिक प्रभाव। अब प्लसाइक्लिनिक प्रभाव का काम का इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करी तो नाइट्रोजन परमाणु पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों घनत्व का होती बढ़ रही। इलेक्ट्रॉनों घनत्व बढ़ी मतलब है आसानी से क्या करी, प्रोटॉन ना ग्रहण करिए, जिन आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करी सो क्या हो गए, प्रबल क्षार हो गए। जबकि अमोनिया के पास है ही नहीं, और कोई प्रतिकर्षित करने वाला, मतलब तुम्हारे हिसाब से है ना, कोई प्रतिकर्षित करने वाला ही नहीं है वो, अब प्रतिकर्षित करने वाला नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही, लेकिन ले आना का मन तो नहीं है, लेकिन ले यार चल नहीं समझ इसका मन तो नहीं है लेकिन ले आ गया, अब आ गए तो ऐसे आया गई तो गप ले साय ने खींची अपन के प्रोटॉन ला आए ना, साय से खींची हो, समझ में ऐसे नहीं चलो ठीक है। एक कारण, दूसरा कारण कराऊंगा मैं, तो हमें बता सकते थे कि एथिल समूह में C2H5 का बोलते एथिल समूह का वजह से प्लसाई प्रेरक प्रभाव। तो एथिल समूह में प्लसाई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। एथिल समूह का पाया जाता है प्लसाई प्रेरक प्रभाव। एथिल समूह में प्लसाई प्रेरक प्रभाव पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। जबकि अमोनिया के पास एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, अतः यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। समझ बात नहीं कहानी है कर, मतलब प्रेरक प्रभाव पता नहीं सोकर मत आंसर घुमा के अपने सबसे किसनो आंसर दे सकता है ना, टेक्निक को पता एकदम रट्टा मारे वाला मत रहे, तरीका पता रहे का बजा रहा हो है ना। केमिस्ट्री की खास बात है ना, दिल से पढ़ते, दिल के गहराइयों से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है दिल के गहराइयों से, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिल के गहराइयों से पढ़, दिल से पढ़ में समझ में आवे करी है ना। देखे दिल से पढ़ा समझ में आता पूरा छेड़छेड़ा के शुभ अवसर पर, ठीक है। तो एथिल समूह का पाए जाते, एथिल मत लिखे ना, तो मैं लिखे समझ रहा है ना। तो एथिल समूह का पाए जाते प्लस आई प्रेरक प्रभाव, जो इलेक्ट्रॉन लगा करते प्रतिकर्षित, तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो जाते, बढ़ जाते। तो प्रोटॉन ले क्या करते, सांस से क्या करते, प्रोटॉन ले सांस से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जिन सांस से ग्रहण करते प्रोटॉन नहीं खाओगे भाई, प्रबल क्षारीय हो। जबकि अमोनिया के पास एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, अतः यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। ये एक तो कारण हो गई। दूसरा कारण एक बताया गया है वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक मतलब केबी। तो वियोजन स्थिरांक के मान
वियोजन स्थिरांक मतलब केबी के मान। तो देखा एथिलीमिन की वियोजन स्थिरांक के मान, एथिलीमिन के बात चलत नहीं करे थे, एथिलीमिन की वियोजन स्थिरांक के मान होते 4.5 गुणा 10 के घात -4, 4.5 गुणा 10 के घात -4। अच्छा, जबकि अमोनिया, अमोनिया की वियोजन स्थिरांक एक लिए केबी के मान, वियोजन स्थिरांक मतलब केबी के मान, तो अमोनिया के लिए वियोजन स्थिरांक के मान होते हैं 1.8 गुणा 10 के घात -5। तो वियोजन स्थिरांक काकर ज्यादा है, जेकर वियोजन स्थिरांक ज्यादा नहीं हो, ज्यादा क्षारीय हुई। अब बताओ वियोजन स्थिरांक काकर ज्यादा है भाई, एथिलीमिन की ज्यादा हवा कि अमोनिया की? एथिलीमिन की ज्यादा है। कब मान माइनस में है ना, अब माइनस वाला मान में क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, जो बड़े और छोटे है, छोटे देना बड़े। कहीं देखिए तो नहीं इसका बड़ा है, इसका बड़ा कैसे होगा, माइनस में मान हो, कैसे बड़ा हो जाएगा उसका? ठीक है, बड़ा किसका है, किसका मान बड़ा है, एथिलीमिन का बड़ा होगा, क्योंकि माइनस वाला मान में क्या होता है, उल्टा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आती नहीं यार? तो एक तो दूसरा कारण में क्या बता वियोजन स्थिरांक कि एथिलीमिन के वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 4.5 गुणा 10 -4 होता है, जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर, जबकि अमोनिया के वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 1.8 गुणा 10 के घात -5 होता है। अतः अतः एथिलीमिन अधिक क्षारीय है, अतः एथिलीमिन अधिक क्षारीय है। तो दो प्रकार से आंसर बता सकते हैं, एक तो वियोजन स्थिरांक के आधार पर और दूसरा प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। हम क्या करें, दोनों लिख दो दोनों लिख दो, दोनों प्रकार से आंसर। प्रेरणिक प्रभाव भाई एकदम, और प्रेरणिक प्रभाव आंसर लंबा भी गया और लंबा आंसर भी गया है और एकदम सरल लगते एकदम पढ़ेगा, तो दोनों आंसर लिखेगा, दोनों आंसर लिख सका। ठीक है, तो दो प्रकार से मतलब हम बता सकते हैं, एक तो वियोजन स्थिरांक के आधार पर और दूसरा प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक वाला पहले बता दो, तो क्या बताओ वियोजन स्थिरांक वाला कि एथिलीमिन का वियोजन स्थिरांक, एथिलीमिन का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है, 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है, जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर, जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 1.8 गुणा 10 के घात -5 होता है। अतः एथिलीमिन अधिक क्षारीय होगा, अतः एथिलीमिन अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि उसका बड़ा है, क्योंकि उसका क्या है, क्या चीज, उसका मान। ठीक है, अतः एथिलीमिन अधिक क्षारीय होगा। ओकर बात है मान है प्रेरणिक प्रभाव वाला ओला बता, वियोजन स्थिरांक बता है मान हो चला, क्या बताओ कि एथिल समूह में, है ना, एथिल समूह में प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, एथिल समूह में प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, जबकि अमोनिया के पास एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण नहीं करते। ठीक है, अतः प्रश्न उतार ले, अतः एथिलीमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होते हैं। ये दो प्रकार से आंसर दे सकता था, नोट कर ले। कौन सा अच्छा लगे इसको बोलना, वियोजन स्थिरांक वाला अच्छा लगे, इसका प्रेरणिक प्रभाव, भाई प्रेरणिक प्रभाव मैं बोले ना, प्रेरणिक प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आई तो बहुत सारा आंसर बनते हो कर से। चलो लिखा एथिलीमिन का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 4.5 गुणा, एथिलीमिन का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है। एथिलीमिन के वियोजन स्थिरांक 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है, 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है। ठीक है, 4.5 गुणा 10 के घात -4 होता है।
10⁻⁻4 होता है। जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर, जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 1.8 गुना 10⁻⁻5 होता है। जबकि अमोनिया का वियोजन स्थिरांक के भी बराबर 1.8 गुना 10⁻⁻5 होता है। अतः एथिलेमिन अधिक क्षारीय होगा। एक आंसर दे दिए ना वियोजन स्थिरांक के आधार पर। अब पैराग्राफ चेंज करा, नीचे लाइन से लिखा दोनों लिखते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं। लंबा आंसर है जी, बढ़िया 2 नंबर की। पता है तो दे देना आंसर नंबर से। हाँ, वो यात्री भी करेगा विजन स्थिरांक बता, मान मसला बता दे। चल पैराग्राफ चेंज करें, नीचे लाइन से लिखा एथिलेमिन के एथिल समूह में, पैराग्राफ चेंज कर लिखा नीचे लाइन से, एथिलेमिन के एथिल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है। एथिलेमिन के एथिल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। एथिलेमिन के एथिल समूह में प्लस आई प्रेरिक प्रभाव पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। अतः यह आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ओके, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। जबकि अमोनिया में एल्किल समूह उपस्थित नहीं है। जबकि अमोनिया में एल्किल समूह उपस्थित नहीं है। जबकि अमोनिया में एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, अतः यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। अतः यह प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करता है। अतः प्रश्न एक बार उतार ले। अतः एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। अतः एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। अतः एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। अतः एथिलेमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। ओके, चलो नया क्वेश्चन नया क्वेश्चन लिखा। एनिलीन जल में अविलेय है। सही बात है, कहा अभी पढ़े ना कभी। एनिलीन
एनिलीन जल में अविलेय है। अविलेय मतलब नहीं घुला, अभी पढ़े भी हैं थोड़ी देर पहले। एनिलीन जल में अविलेय है, जबकि HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि HCl में विलेय है। विलेय है मतलब घुल जाते हैं। काबर क्यों? तो भाई एक तो हम घुला थे, तो हम नहीं घुला थे। एनिलीन जल में अविलेय है, अभी पढ़े हैं। काबर अविलेय से काबर का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही से, और जबकि HCl में विलेय है, तो HCl में काम घुली सो। अब HCl में काम घुली सो, तो ध्यान रखिए। तो एनिलीन के सूत्र क्या होते हैं? एनिलीन के सूत्र बेंजीन के ऊपर में NH2 या C6H5NH2, तो C6H5NH2 एनिलीन के सूत्र है। अब ध्यान दें, जो एनिलीन हवा है, एनिलीन में क्या हवा? एमीन समूह हवा, और एमीन समूह का होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पढ़े भी है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, अमोनिया सब का है क्षार है। तो ये क्षारीय प्रकृति के होने के नाम से क्या होते हैं? अब देखा पानी बंद नहीं खुली, पानी उदासी नहीं, हाइड्रोजन बंद नहीं बने, इसमें बात पढ़े भी अभी थोड़ी देर पहले। तो एवं काम घुल गए, तो एवं काम घुलिस, वो काम नहीं घुलिस। तो भाई का कारण ये हमें एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, अच्छा क्षारीय प्रकृति किसे पता चली? एमीन समूह देख के। तो एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है। HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा कोई लवण नहीं बनाता है। ठीक है, समझ में आएगा कि एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, भाई अम्ल क्षार आसानी से क्रिया कर ही लेते, तो एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है, विलेयशील लवण बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है। बस सही का आंसर है। समझ में इस कहानी का कि एनिलीन क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है, विलेयशील लवण, जबकि जल के साथ ऐसा लवण, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है। समीकरण द्वारा बता रहा हूं, समझ में। देखा एनिलीन के सूत्र C6H5NH2, अच्छा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह क्या हुई? सीधा जाके में जुड़ जाएगा, तो C6H5NH3 एमाजी प्लस अवेश, कौन सा अवेश आगे? प्लस अवेश, Cl माइनस, मतलब ये हाइड्रोजन में जाके जुड़ गए, तो कार्बन के NH3 प्लस अवेश आ गया, Cl का माइनस, इले बोलते हैं विलेयशील लवण। इले क्या बोलते हैं? इले बोल जाते हैं विलेयशील लवण, विलेयशील लवण, जबकि जल के साथ इसमें कोई लवण नहीं बना है। ठीक है मैं, अच्छा काम नहीं समझ HCl के साथ लवण ना, कार्बन अम्ल क्षार जब पढ़े भी है भाई, अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते क्या बना थे? लवण, तो बना दी लवण, तो विलेयशील हो गए हो, है ना। अब विलेयशील मतलब घुलनशील लवण, कौन सा सील? घुलनशील। विलेयशील लवण मतलब क्या होते हैं? घुलनशील लवण। ठीक है, चलो। तो एथिलेमीन मतलब एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है, विलेयशील लवण बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है। अतः प्रश्न लो, उतार लो। अतः एनिलीन जल में अविलेय है, जबकि HCl में विलेय है।
आंसर समझ में इसके लिए नोट कर लो। लिखा समीकरण भी ओरिजिनल लेकर नीचे में लिख लिया समीकरण, पहले थ्योरी लिख लो। लिखा एनिलीन HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, एनिलीन HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, एनिलीन HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ, HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलयशील लवण बनाता है। HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलयशील लवण बनाता है, विलयशील लवण बनाता है। विलयशील लवण बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है, जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है। जबकि जल के साथ ऐसा लवण नहीं बनाता है। अतः प्रश्न उतार ले, अतः एनिलीन जल में अविलेय है जबकि HCl में विलेय है। क्यों लंबा उतारी है ना, पहले चेक करने वाले मोड़ लग पूछत कि काट रहा है का चीज ला नंबर। सर क्या आदत ले जा रहा था ना, पहले नहीं बताएगा। अब इतने दिन में पढ़ा तो समझ गए सब। ठीक है, एक तो तेल वाले क्वेश्चन ऊपर ले सर। कल के सरसों का तेल रही समय मस्टर्ड ऑयल, आज के मिर्बेन के तेल है, मिर्बेन काला बोलता मिर्बेन के तेल, कड़वे बादाम का तेल बेंजल्टी है। अब मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन मिर्बेन के तेल बोले जाते हैं। क्वेश्चन लिखा चला, लिखा मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं? मिर्बेन का तेल, मिर्बेन पेन नहीं भाई, बेन ऐसे लिखे मिर्बेन, मिर्बेन का तेल मिर्बेन के तेल किसे कहते हैं? इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। मिर्बेन के तेल किसे कहते हैं? इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। मिर्बेन के तेल किसे कहते हैं? इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। मिर्बेन के तेल किसे कहते हैं? इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। इसका सूत्र तथा उपयोग लिखिए। आंसर बेटिंग डालिए मिर्बेन का तेल। तो मिर्बेन का तेल काला बोलते हैं भाई नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र क्या हुई? नाइट्रो मतलब NO2, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र क्या हुई? C6H5NO2 या बेंजीन के रूप में लिखा तो बेंजीन के ऊपर में कल बतात रही हूं, चला बेंजीन के ऊपर में NO2 लगा बोलता नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो मिर्बेन के तेल किसे कहते हैं? आंसर का है नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र C6H5NO2 होता है। ठीक है, तो मिर्बेन का तेल किसे कहते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र C6H5NO2 होता है। ठीक है, अच्छा एक उपयोग जूतों की पालिश, जूते की पालिश बनाने में, जूतों की एक उपयोग है ना, जूतों की पालिश बनाने में, सस्ता इत्र बनाने में, सस्ता इत्र मतलब कम रेट वाला, सस्ता इत्र फाव नहीं भाई, जो सस्ता आते नहीं का मैंने 40 रुपए 45 रुपए 20 रुपए वाला आते नहीं इत्र, अजय ना मैंने गावे को भारी खुशबू सही हो और मैंने लगाते कर बात है एकदम सिर दर्द करने चालू हो जाती, सस्ता वाला।
ऊपर रेट लिखा रही 250 लोकला कंपनी, 250 रेट लिखा रही है और मिली कितना हुआ 40-45 रुपया। बर्थडे वड्डे उनको लेना रहता तो किसी मिलते रहते क्या रेट लिखा है 250 और खरीदी का तो पड़ा था 40 रुपये। तो लगाते जानदार थे तो लोकल है। हाँ, तो सस्ता इत्र बनाने में, पहला जूतों की पॉलिश बनाने में, दूसरा सस्ता इत्र बनाने में, नोट कर लो। तो ऑनलाइन वाले प्यारे साथियों, आज का ऑनलाइन क्लास यही तक, फिर मिलेंगे। हैप्पी छेरछेरा सभी को।